नमस्कार, मैं अमर दामले सेतु नॉलेज कार्निवल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं डिफेंस एंड करियर के सेकंड पार्ट के बारे में। पिछली बार अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने बात की थी कि 10th स्टैंडर्ड के बाद डिफेंस में अपना करियर कैसे बना सकते हो। इस बार हम बात करने वाले हैं 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल पे, मतलब कमीशन और नॉन कमीशन ऑफिसर लेवल के लिए आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो और उसके लिए कौन कौन से पोस्ट अवेलेबल है। तीनों फोर्सेस में जाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ये हम देखने वाले हैं। So we are going to talk about the various defense services and the job entry points for defense services. To begin with, Army, Navy, Air Force, paramilitary forces, the various police forces and the intelligence services. These are some of the services which are normally called as Bharatiya Sashastra Sena. आज हमारे साथ में रिटायर्ड सर्जेंट सचिन फडणवीस हैं और ये भी आप लोगों से बात करेंगे। मैं समझता हूं कि सचिन सर को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपना समय निकाल के वो यहाँ पे आए। थैंक यू अमर जी, थैंक यू। राइट, एंड सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारे 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट जो है जी, वो नीट देते हैं, JEE देते हैं, लॉ की एंट्रेंस एग्जाम देते हैं और सिर्फ ऐसे प्रोफेशन में जाने की वो विचार करते हैं जी, जो बहुत कंफर्टेबल है, आरामदेह है। मेरे ख्याल से उन लोगों से थोड़ी सी अगर आप बात करें कि डिफेंस में 12th स्टैंडर्ड के बाद में और डिग्री के बाद में क्या डिफेंस में है। अमर जी, जैसे आपने इस एपिसोड की शुरुआत में कहा कि हम बात कर रहे हैं नॉन कमीशन ऑफिसर्स 12th करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद, जो ज्यादातर नॉन कमीशन ऑफिसर्स एक्स ग्रुप में या फिर टेक्निकल स्ट्रीम में होते हैं। उसके पश्चात हम ऑफिसर्स की भी बात करते हैं। आप किसी भी ग्रेजुएट या फिर चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे फिर साइंस स्ट्रीम में हो, कोई भी स्नातक जिसे हम कहते हैं, उनके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज की भी हम बात कर रहे हैं। आपने अभी जिक्र किया कि लोग और काफी सारी जो एग्जाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उनके लिए प्रिपरेशन करते हैं। एक बात जो मैं अपने यंग दोस्तों को कहना चाहता हूं वो ये है कि आप ऐशो आराम की जिंदगी तो कभी भी जी सकते हैं। जिंदगी के किसी भी मकाम पर आप ये जिंदगी आराम से जी सकते हैं, लेकिन जिंदगी तो तब जी जाती है जब कुछ उसमें चैलेंजिंग हो, कुछ उसमें नया हो, कुछ कहा जा सके कि हाँ, जिंदगी में कुछ किया है। और इस तरह का कुछ करने का अगर अवसर कोई प्रदान करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय सशस्त्र सेनाएं आपको प्रदान करती है। देखिए, 12वीं के बाद आप एनडीए ज्वाइन करते हैं, आप कुछ ज्यादा उम्र नहीं होती, 16-17 साल के बाद आप जाते हैं और वहां से जब आप निकलते हैं, एक अलग तरह का इंसान बन के निकलते हैं। डिसिप्लिन सोल्जर के रूप में आप दुनिया को अपने सामने प्रत्यक्ष पेश करते हैं। तो मुझे लगता है जिन्हें चैलेंजिंग की जिंदगी पसंद है, जिन्हें थ्रिल चाहिए और जिन्हें जिंदगी जीना है, उन्होंने डिफेंस सर्विसेज जरूर ज्वाइन करना चाहिए। एज ए काउंसलर, एज ए साइकोलॉजिस्ट, जब मैं फील्ड में काम करता हूं तो बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे बच्चे जो है वो उत्सुक है एनडीए में जाने के लिए और बहुत सारे लोगों को ये मालूमात नहीं है कि एनडीए का ट्रेनिंग कैसे होता है, एनडीए में क्या करना चाहिए और क्या होता है। थोड़ी सी एक ब्रीफ आइडिया मैं आपको देता हूं। Do you have it in you? The Indian Army. To begin with, we'll talk about the Indian Army. The Indian Army comprises of the various areas of job opportunities for 10+2 and the graduate students, like infantry, artillery, corps of engineers, Army Medical Corps, Army Education Corps, Intelligence Corps, Army Service Corps. So there are two gateways to the Indian Army after 12th standard. That is National Defence Academy Pune and Technical Entry Scheme, that is TES OTA Gaya. इसमें आर्म फोर्सेस के लिए स्पेशलाइज जो दूसरी एंट्री होती है, दैट इज थ्रू टेक्निकल एंट्री स्कीम, जिसको TES कहते हैं। इसका भी एज एंट्री जो है वो 2 बार साल में होता है टेक्निकल लेवल के लिए। एंड वैकेंसी जो है वो 85 वैकेंसीज आर्मी के लिए रहती है। एज ग्रुप इज 16.5 to 19.5। एनडीए जो है वो 10+2 होने के बाद में आप मतलब 11th और 12th स्टैंडर्ड में आप उसको अपीयर कर सकते हो। ये एक बेहतरीन एंट्रेंस एग्जाम होती है जिसके 5 अलग अलग सेक्शंस होते हैं और फिजिक्स और मैथमेटिक्स ये 2 सब्जेक्ट आज के लिए कंपलसरी होते हैं 12th स्टैंडर्ड 11th 12th स्टैंडर्ड के लिए।
ऐसा भी बोला जाता है कि बायोलॉजी हो तो बहुत अच्छा, क्योंकि जनरल स्टडीज का एक सेक्शन इंडिपेंडेंटली उसमें 20 मार्क्स का आपको आता है, जो अगर बायोलॉजी है साथ में तो दैट्स एन एडिशनल एडवांटेज और बोनस टू यू। 16.5 साल से 19.5 साल तक का एनडीए का एज ग्रुप है। आप एनडीए के एग्जाम को अपियर कर सकते हो। आपको 3 चांसेस मिलते हैं, साल में 2 बार ये एग्जाम के फॉर्म्स निकलते हैं और आप इसको भर सकते हैं। एनडीए 3 साल का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जो एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, इनके जो भी वैकेंसीज होती है, वैकेंसीज के लिए 300 सीट के लिए ये एंट्रेंस एग्जाम होती है। देयर आर ओनली 300 सीट्स फॉर एनडीए एंड द ट्रेनिंग हैपेंस फॉर 3 years एट पुणे। एनडीए एकेडमी जो होती है वो खड़गवासला में है, पुणे में, वहां पे ये 3 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम करने के बाद आपको बीएससी की डिग्री मिलती है एंड देन फॉर 1 year's टाइम यू आर बीइंग कमीशन्ड एज एन ऑफिसर एंड यू आर बीइंग ट्रेन्ड फॉर 1 year एट देहरादून। आईएमए जो है वो उसमें आपको 1 साल का ट्रेनिंग देना पड़ता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि एनडीए की जो 300 वैकेंसीज है उसमें से 195 वैकेंसीज आर्मी की होती है, 66 वैकेंसी जो है वो एयरफोर्स की होती है और 39 वैकेंसीज नेवी की होती है। इन वैकेंसीज में बहुत इंपॉर्टेंट ये समझने वाली बात है कि 10+2 फिजिक्स और मैथमेटिक्स ये कंपल्शन आपके लिए होता ही होता है। बाकी सब्जेक्ट जो भी आपके 10+2 में रहेंगे वो सब्जेक्ट 11th 12th में चल जाते हैं। The flowchart goes like this. The NDA entrance exam happens first, and then if you clear the NDA entrance exam, you will be appearing, you will be called in for the SSB interview. After clearing the interview, you will be required to go through a thorough medical checkup and medical exam, and then you will be required to pursue a 3-year degree at CME Pune or MCTE, MHAO or MCEME Secunderabad. These are all the specialized branches for NDA, and you will then have obviously a passing out parade, and then you will be required to undergo a 1-year training as an officer. So this is what is about NDA. अमर जी एक छोटी सी बात और क्लियर कर देते हैं। वो ये कि एनडीए के लिए जिन्होंने 12वीं अभी दिया है और जिनके रिजल्ट्स आने बाकी हैं, ऐसे लड़के भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि वो पास हो जाते हैं और एनडीए की परीक्षा पास करते हैं तो उन्हें एनडीए में शामिल किया जाता है। तो 12वीं पास होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। राइट, एंड वन मोर थिंग इन एडिशन टू दैट, मतलब मैट्रिक एंड नॉन मैट्रिक वाली जो पोस्ट होती है उसमें फिजिकल फिटनेस प्रायोरिटी होता है। एनडीए में आपका मेंटल फिटनेस फर्स्ट, और उसके बाद में बाकी की जो पूरी प्रोसेस है, कमीशन की जो पूरी प्रोसेस होती है, ट्रेनिंग वाली, और वो मतलब सिलेक्शन की जो प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस बहुत रिगरस होती है। लोग शायद उससे डरते हैं। हाँ, देखिए आप एक विशिष्ट स्तर पे काम करते हैं। अब आप जब ऑफिसर बनते हैं तो आपसे जो उम्मीद है, आपसे जो अपेक्षा है वो अलग किस्म की होती है। आप लीडर है, आप लीड करते हैं लोगों को, लोग आपको फॉलो करते हैं। तो जो क्राइटेरिया या जो पैरामीटर्स एनडीए जैसे परीक्षाओं के सिलेक्शन के लिए अप्लाई किए जाते हैं, उसमें फिजिकल फिटनेस बनाया जाता है 3 साल में। राइट। वो कोई इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं होती। महत्वपूर्ण बात ये होती है कि क्या आप एक लीडर है, क्या आप लीड कर सकते हैं, क्या आप उसके लिए सक्षम है। इन पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर एनडीए की एंट्रेंस एग्जाम प्लान की जाती है। So gateway to Indian Army after graduation, there are in total there are 8 areas. That is the Central Defence Service, the CDS exam, the University Entrance Scheme, that is the UAES, the Technical Graduate Course, and the Army Education Corps, that is AEC. Apart from this, the students who wish to directly enter can enter through NCC, SSC Technical and SSC Non-Technical, and the law area, that is the JAG. Particularly after graduation, like I already talked about, the students who wish to appear for CDS, University Entrance Scheme, Technical Graduate Course and Army Education Corps must have either a BTech degree or BE degree, and specifically for the Education Corps, you need to have different qualifications or different subject qualifications, post-graduation, either Masters or MTech in specialized subjects, which obviously we are going to talk further in this video. आर्मी के बाद में इंडियन एयरफोर्स के बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये कई सीक्वेंस है कि जब भी
बातचीत होती है, और सेना के बारे में बात होती है, तो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ऐसे बात होती है, तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों? नहीं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कह सकते। देखिए, सशस्त्र सेनाओं के तीनों मिले जुले भाग है, हम किसी एक को प्राधान्य देकर के इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते। लेकिन स्ट्रेंथ वाइज अगर देखा जाए तो आर्मी की सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होती है कंपैरेटिवली, उससे कम एयरफोर्स की, और सबसे कम जो होती है नेवी की होती है, जरूरत के हिसाब से होता है। और चूंकि हम बात कर रहे हैं करियर अपॉर्चुनिटीज की, तो ज्यादा संख्या होने की वजह से वैकेंसीज आर्मी में आपको ज्यादा मिलेगी कंपेयर टू दैट एयरफोर्स में थोड़ी कम होगी। जैसे कि अभी आपने इंडिया के बारे में बताया, 300 का आपने विवरण दिया था, है ना? तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, जितनी जरूरत है उसके हिसाब से हम बातचीत करते हैं, इसलिए हमने सबसे पहले आर्मी के बारे में बात की, अब एयरफोर्स के बारे में। राइट, थैंक यू वेरी मच। एयरफोर्स में जाने के लिए, जैसा मैं इसके पहले भी कहा, आपको ऑप्शंस आपके पास में एनडीए का एक ऑप्शन है, 10+2 वाला एक ऑप्शन है। दूसरा जो आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो आपका सीडीएस का है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एक ऑप्शन है। ग्रेजुएशन के बाद में, टेक्निकल ग्रेजुएशन के बाद में वो एक ऑप्शन आपके पास है। इवन टेक्निकल, नॉन टेक्निकल के लिए भी उसमें ऑप्शन अवेलेबल रहता है। सीडीएस की जो एग्जाम होती है वो यूपीएससी कंडक्ट करती है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज ऐसा उसको कहा जाता है, एंड इट्स वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स अवेलेबल इन इंडिया टुडे। मतलब जैसे यूपीएससी की बाकी एग्जाम्स और पोस्टिंग होती है, जैसे आईएएस होता है, आईपीएस होता है, उसी तरह से ये सीडीएस का एक बहुत मेजर एग्जाम। मतलब ये मैं स्पष्ट कर दूं कि आप इसे इजीली नहीं ले सकते, ये यूपीएससी की ही एग्जाम है। बिल्कुल, यस, वेरी ट्रू। We will be talking the second most sought in and the most opted for with the students and with the people of India, that is Indian Air Force. भारतीय वायु सेना, ऐसा ही इसे कहते हैं। The Indian Air Force gives an opportunity for the graduates to become a fighter pilot, the transport pilots, the helicopter pilots, the engineers in the Air Force, the various administrative services and the meteorological services. इसके अलावा एक तीसरा भी रास्ता है जिसको हम AFCAT, ऐसा इसको कहा जाता है। एयरफोर्स एप्टीट्यूड टेस्ट होती है, वो एप्टीट्यूड टेस्ट इंडिपेंडेंटली आपकी ली जाती है। एंड मेरे ख्याल से ये 3 एरियाज में आप देखेंगे कि एयरफोर्स में 3 एरियाज में एंट्री उसकी होती है। इसमें से एक फ्लाइंग ब्रांच है, एक टेक्निकल ब्रांच है और एक ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच है। इन तीनों ब्रांचेस का थोड़ा सा डिफरेंस आप हमारे स्टूडेंट्स को बताएंगे? देखिए, बहुत सीधी सी बात है। फ्लाइंग ब्रांच मतलब आप फ्लाइंग एक्टिविटीज से जुड़े जाते हैं, सीधा आप पायलट और एविएशन में जाते हैं। आप फ्लाइंग कर सकते हैं, पायलट बन सकते हैं। दूसरी आपने बताई है टेक्निकल ब्रांच। तो फ्लाइंग या एयरफोर्स का मतलब बड़ी बुरी बात है या दुर्भाग्यवश है, लोगों को इतना ही लगता है कि एयरफोर्स मतलब सिर्फ फ्लाई करना, हवाई जहाज। एयरफोर्स का मतलब सिर्फ हवाई जहाज नहीं होता, उससे जुड़े हुए अनेकों भागों के साथ हमें काम करना पड़ता है। अब एयरफोर्स की बात यदि हम लेते हैं, एयरफोर्स में हवाई जहाज के साथ साथ उसके पार्ट्स को देखना है, उसके लॉजिस्टिक्स को देखना है, सोल्जर्स को तनख्वाह देने के लिए डिपार्टमेंट होता है, स्पेयर पार्ट्स मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है, फिर उसमें एक ग्राउंड डिफेंस के लिए मिसाइल सिस्टम होता है, एडी आर्टिलरी गन्स होती है। ऐसे अनेकों भाग है जो एयरफोर्स का हिस्सा है। तो एयरक्राफ्ट से जुड़ी और बाकी सारे इक्विपमेंट से जुड़ी टेक्निकल चीजों को जो हैंडल करता है उसे हम टेक्निकल ब्रांच कहते हैं। और अन्य चीजें जैसे कि अकाउंट सेक्शन होता है, लॉजिस्टिक्स सेक्शन होता है, मेडिकल की जो अन्य चीजें होती है, उन चीजों से जुड़ी हुई यानी नॉन टेक्निकल चीजों के लिए जो जुड़ी रहती है उसे हम जीडी या ग्राउंड ड्यूटीज कहते हैं। तो ये 3 अलग अलग भाग हैं, फ्लाइंग ब्रांच, टेक्निकल ब्रांच और जीडी। वेरी ट्रू। मुझे ऐसा लगता है कि इसीलिए शायद इनके जो रिक्वायरमेंट्स है, इन तीनों के वो रिक्वायरमेंट्स भी अलग अलग है। बिल्कुल। जैसा फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपको 19 से 23 इयर्स का एज ग्रुप दिया हुआ है, उसमें 3 साल के कोई भी ग्रेजुएट चलते हैं, स्पेसिफिकली फिजिक्स और मैथमेटिक्स उसमें इंक्लूसिव होना चाहिए, या फिर ऑप्शन दिया गया है कि बीई चाहिए 4 साल वाला। 60% का मिनिमम क्राइटेरिया उसमें रखा गया है, मेल फीमेल दोनों के लिए ये पोस्ट ओपन होती है। एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंदर में ये पोस्ट स्पेसिफिकली आती है फ्लाइंग ब्रांच के लिए। टेक्निकल ब्रांच के लिए 18 साल से 28 साल का बड़ा एज ग्रुप है। इसमें 4 साल का डिग्री कोर्स ये कंपल्सन होता है, और इसमें परमानेंट कमीशन का एक ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे मैंने इसके पहले कहा कि फ्लाइंग ब्रांच के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन मतलब 10+4 ऐसा एक ऑप्शन दिया जाता है, मतलब 10 years ऑफ सर्विस, एंड देन इन एडिशन इफ यू वांट टू हैव यू कैन हैव 4 years ऑफ सर्विस इन एडिशन टू दैट। तो ये 14 साल की सर्विस आपकी एसएससी में आती है।
लेकिन टेक्निकल ब्रांच में परमानेंट जो कमीशन होता है वो भी है, और शायद इसीलिए इसका एज ग्रुप जो है वो 18 साल से 28 साल ये एज ग्रुप रखा गया है। एंड इसमें भी एसएससी का ऑप्शन, मतलब शॉर्ट सर्विस कमीशन का भी इसमें ऑप्शन अवेलेबल है। ग्राउंड ड्यूटीज के लिए अगेन थोड़े लोअर एज ग्रुप लिया गया है, 20 to 23 years इज द ओनली एज ग्रुप। एनी ग्रेजुएट आई एम टॉकिंग अबाउट विद 60% फॉर परमानेंट कमीशन एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन, मेन एंड वुमेन। मेरे ख्याल से इन तीनों सेक्शंस के लिए ये एलैबोरेशन सही है। बहुत सारे बच्चों ने सवाल पूछे हैं कि मैंने बीएससी किया है, मैंने बी इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल किया है, तो मैंने कौन से फोर्सेस के लिए अप्लाई करना चाहिए, मतलब मैंने क्या चूज करना चाहिए। अमर जी, हम सीडीएस की बात कर रहे हैं, यस, ऑफिसर्स के लिए। तो आप जब कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज की परीक्षा देते हैं, तो केवल परीक्षा पास होने से नहीं होता, आपको आगे जाकर के एसएसबी देना होता है, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। तो उसकी जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से यह निश्चित किया जाता है कि आप जिस आर्मी हो, एयरफोर्स या नेवी के लिए अप्लाई कर रहे हो, कि आप उस तरह की गतिविधियों के लिए तैयार हो या नहीं है। तो यदि मैं चाहता भी हूं और मैं उस तरह के फील्ड के लिए उपयुक्त एसएसबी में साबित नहीं होता हूं, तो मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। तो आपके लिए क्या सूटेबल है, ये एसएसबी पे छोड़ दीजिए। पहली बात, अगर आप उसके लिए उपयुक्त नहीं है तो आप उसे क्लियर नहीं कर पाएंगे। दूसरा, जो इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो ये है कि आपका पैशन किसमें है, आप क्या करना चाहेंगे, बचपन से आपको किस तरह की चीजों में रुचि है। मुझे हमेशा हवाई जहाज से रुचि रहा करती थी। मैं सपने भी देखता था, मैं पायलट नहीं बन सका, ठीक है, लेकिन एयरफोर्स ज्वाइन करना भी किसी सपने से कम नहीं था। व्हाटएवर आई डिड, आई एम वेरी हैप्पी। सो आप क्या चाहते हैं, ये ज्यादा जरूरी है। तो जिस तरह से आप चाहेंगे, आपका पैशन ही आपको जिंदगी में गाइड करता है। सो अगर आप डिफेंस सर्विसेज के बारे में सोचते हैं, आपका पैशन क्या है, ये निश्चित आपको आपने कहां जाना चाहिए इस बारे में दिशा देने में जरूर कामयाब होगा। आप सोचिए, अपने आप रास्ते मिल जाएंगे। Right. Thank you, Sachin. The third most apt option, which is in the Bharatiya Sashastra Sena, that is the Indian Navy. With Indian Navy, you have an opportunity to become a sailor, an executive officer, engineering officer, electrical officer, a medical officer, and obviously an education officer. नेवल फोर्स या नेवी में ज्वाइन करने के लिए आपके पास में दो रास्ते हैं जी, एंड वन इज द एग्जीक्यूटिव एरिया एंड द सेकंड इज द इंजीनियरिंग ब्रांच। बिल्कुल। अब ये दोनों एरियाज के लिए वुमेन और मेन, नेवी में थोड़ा सा ये डिफरेंस रहेगा आपको। जी जी। तो मेन एंड वुमेन ये जहां जहां पे आएगा वहां पे मैं स्पेसिफाई करूंगा जरूर। लेकिन एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए कौन कौन से ऑप्शन और कैसे कैसे पोस्ट है, ये थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं। उसके बाद में हम आपसे थोड़ा और डिटेल में आपके अनुभव पूछना चाहेंगे। तो एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए या एग्जीक्यूटिव एंट्री के लिए कौन कौन से ऑप्शंस है, ये मैं शेयर करता हूँ। एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जैसे कि एटीसी बोला जाता है, 19.5 years to 25 years इसका एज ग्रुप डिफाइन किया हुआ है। उसके बाद में ऑब्जर्वर है जो 19 से 25 years का एज ग्रुप है। उसके अलावा लॉजिस्टिक एंट्री एक होती है, वो भी एज ग्रुप 19 से 25 साल का एज ग्रुप है। पायलट के लिए एंट्री होती है जो भी 19 से 24 साल, ऐसा एज ग्रुप डिफाइन किया है। एंड इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें लॉ के लिए या लॉ ग्रेजुएट्स के लिए भी इंडिपेंडेंट एंट्री होती है, जिसमें लॉ एंट्री कहा जाता है। 22 साल से 27 साल ऐसा उसका एज ग्रुप डिफाइन किया गया है। एंड दिस एंट्री इज स्पेसिफिकली फॉर लॉ कॉलेज स्टूडेंट, मतलब लॉ के जो स्टूडेंट्स है उसके लिए एंट्री है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स ही फोर्सेस में जा सकते हैं, हमें ऐसा, मतलब ये कॉमन परसेप्शन या शायद गलत परसेप्शन हो सकता है कि भाई जो साइंस स्ट्रीम वाले हैं वही खाली बाकी लोगों के लिए ऑप्शन नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एग्जीक्यूटिव लेवल के लिए मल्टीपल एंट्रीज अवेलेबल है। एग्जीक्यूटिव लेवल के अलावा एक और एरिया है जो शायद हमने इसके पहले बात की थी, दैट इज एजुकेशन। बिल्कुल। सो ये एक और डोमेन है जहां से हम एंट्री कर सकते हैं। एंड इसमें एजुकेशन का एज ग्रुप जो है वो 21 साल से 25 साल का स्पेसिफाई किया गया है, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस है। पोस्ट ग्रेजुएशन इसमें चाहिए, यू नीड टू हैव पोस्ट ग्रेजुएशन पर्टिकुलरली विद इंग्लिश ईदर और कंप्यूटर साइंस एंड आईटी। जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट्स है आईटी के और सीएस के, वो इसके बारे में जरूर सोच सकते हैं। खास करके जो महिलाएं हैं जो ऑलरेडी सीएस और आईटी में प्रोफिशिएंसी जिनकी होती है, तो दे कैन श्योरली थिंक अबाउट इट। इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस
एंड मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ये फील्ड में इंजीनियरिंग किया हुए जो लोग हैं उनके लिए ये एजुकेशन ये एजुकेशन स्कीम इज अवेलेबल। मास्टर्स डिग्री इसमें होनी चाहिए, ये बात पक्की अपने ध्यान में रखेंगे। सो बी श्योर यू कैन एंटर द आर्म फोर्सेस with master's degree in all these streams, irrespective of whether you are belonging to science stream or not. Right. Arts students जो इंग्लिश लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएट है उसके लिए भी सशस्त्र सेनाओं के लिए दरवाजे खुले हैं। Correct. joinindiannavy.gov.in this is the website, joinindiannavy.gov.in। आप इसमें लॉगिन करके टेंटेटिवली मार्च से लेके तो अक्टूबर तक के दीज आर अलग अलग शेड्यूल दूसरे होते हैं। तो जैसे जैसे जो जो वैकेंसीज आपको मिलती है आपके क्वालिफाइंग के हिसाब से आपको वैकेंसी को फिलअप कर सकते हैं। आपको कंस्टेंटली रेफर करता रहना पड़ेगा। राइट, हाँ, रेफर करना पड़ेगा आपको। वो पैशन चाहिए मेरे ख्याल से। ऑब्वियसली बिन मांगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो कभी कभार एफबी के साथ साथ उसे भी चेक कर लेते हैं। यस, दैट्स वेरी ट्रू। एक और एंट्री जो हम नेवल फोर्सेस में चलते हैं तो इंजीनियरिंग वाली जो एंट्री है दैट इज अ वेरी वाइटल एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री। एक कॉमन परसेप्शन जो मैंने बच्चों से बात करते हुए सुना या उनकी चर्चा थी कि अगर मुझे तैरना नहीं आता है तो मैं नेवी में जा सकता हूं क्या? देखिए वहां आप जाएंगे, तैरना नहीं आता होगा तो आपको सिखा देंगे, ये तो तय है। yes. लेकिन यदि आपको तैरना आता है तो आपके लिए एडवांटेजियस है। yes. लेकिन तैरना आना ही चाहिए, ये उसकी प्राथमिक जरूरत नहीं है। लेट मी बी वेरी क्लियर, उनका काम है वो सिखा देंगे, है ना? तो पायलट कौन सा, मतलब अगर आप एयरफोर्स में जाते हैं तो आपको जहाज उड़ाना आना चाहिए, जरूरी तो नहीं, वो सिखाया जाता है। बिल्कुल। इंजीनियरिंग एंट्री के लिए आपके पास में ग्रेजुएशन लेवल पे मैकेनिकल, सिविल, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी ये ऑप्शंस आपके पास होने चाहिए। नेवल आर्किटेक्चर दिस इज आल्सो वन एरिया वेयर इन यू कैन एंटर इनटू, जो ग्रेजुएशन करके आप नेवल आर्किटेक्चर में ग्रेजुएशन करके जा सकते हैं। इसमें एक और एग्जाम होती है NAI की, नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्टोरेट करके एक एंट्रेंस एग्जाम होती है, एंड 19.5 साल से 25 साल का एज ग्रुप उसके लिए डिफाइन किया गया है। यू कैन डायरेक्टली एंटर इनटू दी नेवी की सशस्त्र जो सेना और ज्यादा है उसमें आप एंटर कर सकते हैं। नेवी में बी श्योर ये करीब 12 अलग अलग ग्रेजुएशन के स्पेशलाइजेशंस है, जिसमें से आप जाके मतलब वो ग्रेजुएशन करने के बाद यू कैन एंटर इनटू द नेवल फोर्सेस। इसमें BE या BTech इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, उसमें इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, IT प्रोडक्शन एंड सिविल इंजीनियरिंग भी है। तो बहुत सारे एरियाज है जिसमें ग्रेजुएशन करके मतलब इंजीनियरिंग का ब्रांच सेलेक्ट करके यू कैन एंटर इनटू द नेवल फोर्सेस। आपने नेवी के बारे में अलग से आर्मामेंट की बात की तो आपको जान के बड़ा मजा अलग लगेगा। देखिए नेवी का काम है पानी में रहना, तो पानी में रहने वाले या पानी से चलने वाले जो अलग अलग एमिनेशन वो अलग होंगे। टॉर्पीडोज होते हैं, अंडर वाटर मिसाइल्स होती है, वैसे ही एयरफोर्स में मिसाइल्स एयर टू एयर मिसाइल्स होती है, ग्राउंड टू एयर मिसाइल्स होती है। तो हर सेना का जो एमिनेशन है वो अलग अलग होता है, इसीलिए उसे अलग तरह से ट्रेनिंग दिया जाता है, स्पेशलाइजेशन दिया जाता है। अगर आप मॉडर्न Su-30 जैसे हवाई जहाज की बात करेंगे तो एयर टू एयर मिसाइल्स होती है, उसमें अलग अलग तरह की मिसाइल्स लगाई जाती है। अब आप सोचिए इतने लाखों करोड़ों रुपए की मिसाइल्स और करोड़ों हजारों करोड़ रुपए का जो जहाज है उसके ऊपर से फायर होने वाले जो आर्मामेंट्स होंगे वो कितने डेलिकेट और कितने ट्रेमेंडसली टेक्निकली एडवांस्ड होंगे। इसलिए एक अलग से डिपार्टमेंट या अलग से स्ट्रीम हर सशस्त्र सेना में है। जैसे कि अभी अमर जी ने नेवी के बारे में बात, तो ये जरूरी होता है उनके लिए भी कि अच्छे इंजीनियर मिले, और इसलिए हमारे देश के अच्छे इंजीनियर्स से वहां जाना बेहद जरूरी है। ऐसा मैं कहता नहीं हूं, आप जाइए, क्योंकि जब तक आप जाओगे नहीं तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि वो क्या मजा है। मैं बहुत सालों से जब करियर काउंसलिंग कर रहा हूं तो ये पाया है मैंने कि हमारे आज के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे जब सवाल पूछा जाता है कि व्हाट डू यू वांट टू डू इन लाइफ जी, तो वो बोलते हैं कि मैं जिंदगी में कुछ अलग हटके और मतलब दुनिया से अलग कुछ करना चाहता हूं। I want to be different है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फोर्सेस में जाने वाले जितनी भी चीजें हैं तो ये भी जॉब है, वो भी जॉब है। नहीं, मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा और विस्तृत तौर पे बात करना चाहूंगा। राइट। बट एक चीज जो आज के परिवेश में बहुत महत्वपूर्ण है, जो मुझे लगती है, वो ये है कि जैसा कि आपने कहा एवरीबॉडी वांट्स टू बी यूनिक। आज तो हमारा ऐसा जमाना है कि
फेसबुक पर मेरे कितने फ्रेंड्स हैं, मैंने अगर इंस्टा पे कोई पोस्ट किया है तो उसे कितने लाइक्स मिले हैं, या अगर मैं ट्विटर पे हूं तो मेरे कितने फॉलोअर्स हैं, इन चीजों से आपकी प्रतिष्ठा जानी जाती है, देखी जाती है। तो सारा तो मसला है, सारा सवाल है कि मैं किस तरह से अपने आप को इंपॉर्टेंट साबित कर सकता हूं, या फिर हाउ डू आई गेट नोटिस्ड, व्हाट्स सो स्पेशल इन मी, और हाउ डू आई बिकम स्पेशल सो दैट पीपल नोटिस मी। राइट। अमर जी, मैं अपने अनुभव से आपको बता सकता हूं, आर्म फोर्सेस में जब आप जाते हैं तो आप ऑलरेडी स्पेशल होने की अनेक पायदानों के ऊपर चले जाते हैं। आप कारपोरेट वर्ल्ड में काम करेंगे तो वो इंसान और आर्म फोर्सेस में निकला हुआ इंसान, देयर इज अ विजिबल डिफरेंस। मैं अपना एक छोटा सा अनुभव आपके साथ बात करता हूँ। एयरफोर्स से रिटायर होने के बाद मैं किसी स्कूल में गया था, जैसे कि हमने पहले भाग में कहा, आई हैव डन माय ग्रेजुएशन इन B.Ed, B.Ped, काफी सारा मैंने मैंने पढ़ा था और प्रिपेयर किया था बाहर की जिंदगी के लिए। सो आई वेंट टू स्कूल कंट्रोल्ड बाय अ वेरी रिनोन्ड पर्सन। He owned almost 6-7. I mean, he had a group of schools. Okay. He was a director of the school. Okay. I wanted to join there in capacity as a teacher or administrator. मैंने बातचीत की, और बातचीत खत्म होने के बाद जब मुझे उन्होंने जॉब ऑफर किया तो उन्होंने मुझसे एक बात कही। उन्होंने कहा, जब आपने नीचे बाइक लगाई थी उस मोमेंट से मैं आपको देख रहा हूँ। Okay. The way you parked your bike, the way you got down and the way you want, I knew I want to have this man. Okay. I noticed you, the way you behaved. True. मैं तो एक साधारण इंसान हूँ, आम इंसान हूँ, लेकिन जब आप आर्म फोर्सेस से बाहर निकलते हैं तो आप ऑलरेडी स्पेशल होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो रेस चल रही है, you don't need to do anything special because you already become special when you join the armed forces. Great. आपने जब एयरफोर्स ज्वाइन किया तो आप काफी कम उम्र के थे। बिल्कुल। You were only 17 and a half, I suppose. Yes, sir. और इस एज से आप जब एयरफोर्स से रिटायर हुए तो ऑब्वियसली देयर हैज टू बी अ लॉट ऑफ चेंज विद इन योर पर्सनालिटी। सो थोड़ा सा हमारे यंगस्टर्स को बताएंगे कि क्या आप अपने आप को पहले और बाद में देखते हैं? जी, बिफोर एंड आफ्टर जैसे स्टोरी ही है मेरी, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया था दुनिया देखी नहीं थी, और जब मैं एयरफोर्स से बाहर आया हूं तो मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि आई एम रेडी टू टेक ऑन द वर्ल्ड। अमर जी, रिसेंट वाकया है, जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन एक बात मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं जो आर्म फोर्सेस ने मुझे दी है, या आर्म फोर्सेस हर किसी को देती है, और वो ये है that you learn to accept your failures. You learn to succeed, but at the same time you learn to accept your failures and be accountable for them also. आप जिंदगी इस तरह से जीते हो कि आप जिंदगी में कभी हार नहीं हो। देखिए, किलर इंस्टिंक्ट तो ऑटोमेटिकली डेवलप होना ही है। अगर आपको सक्सेस पाना है, यशस्वी होना है, तो किलर इंस्टिंक्ट के बिना आप नहीं यशस्वी हो सकते, वो ऑटोमेटिकली डेवलप होता ही है। लेकिन एट द सेम टाइम यदि आप सिर्फ और सिर्फ सक्सेस के पीछे भागते रहेंगे, एंड इफ यू डू नॉट ट्रेन योरसेल्फ फॉर फेल्यूर, then there comes a time when there are people who tend to give up, who do give up. I can assure you, my dear friends, you join our forces, you will never ever for a second feel like to give up, because you are already there and you are ready to take on the world. आप जिंदगी में हिम्मत नहीं हारेंगे, इसका तो मैं आपको यकीन दिला सकता हूं। मैं समझता हूं कि फोर्सेस एक ऐसा टीम है जो कभी आई क्विट वाला फॉर्मूला या आई क्विट वाला विचार आने ही नहीं देता, एंड दैट इज वेयर लाइफ बिगिंस विद। सो now apart from these three, there are various other paramilitary forces which are operative in the country, and the Indian people and the population who wish to join these forces, obviously, like Border Security Force, that is BSF, National Security Guard, that is NSG, the Central Industrial Security Force, that is CISF, the Assam Rifles, and the Coast Guard. Apart from the various security forces, we have the police force, wherein the opportunities for Central Reserve Police Force, that is CRPF, is there. Railway Protection Force, the Indian Home Guard, the Special Protection Group, that is SPG, Rapid Action Force, Commando Battalion, Provincial Army Constabulary, and the ITBP, that is Indian Indo-Tibetan Border Police. The various intelligence services in India are Intelligence Bureau, that is IB, the Research and Analysis Wing, that is termed as RAW, and the National Crime Record Bureau. So all in all, we have got different 7 services,
and the different opportunities for 10+2 and graduate students. I still remember my childhood. We used to enjoy the aircraft moving by. और वो पीछे से फॉग छोड़ता हुआ लंबा धुआं, जेट बोलते थे उसको, हम रॉकेट बोलते थे, रॉकेट बोलते थे, जेट बोलते थे। तो जब वो ऊपर से जाता था, we used to really enjoy. जी। तो जब आप फोर्सेस में गए और शायद पहली बार आपने वो देखा, तो what was your experience? मैं आपको बता सकता हूँ, रादर मुझे याद है अभी भी, जिस दिन मेरा पोस्टिंग हुआ था, सूरतगढ़ नाम का एक एयरबेस है राजस्थान में, पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर। तो शाम को 5:30 बजे के करीब मैं वहां पर पहुंचा। तो जैसे मैंने गार्ड रूम के अंदर कदम रखा और मैं एंट्री कर रहा था, नाइट फ्लाइंग होती है, तो 2 MiG-21 पहली बार उड़े। यू हैव टू बिलीव दैट इट मेक्स सो मच ऑफ अ साउंड। जब एक फाइटर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है, तो आप पहली बार जो बसर सुनेंगे तो यकीन नहीं होगा, आप सहमे से देखते हो। मुझे अभी भी वो वाकया याद है। और अगर इफ यू आर लकी इनफ टू एक्सपीरियंस सुपरसोनिक बूम, काफी सारे हवाई जहाज हैं जो बियॉन्ड द स्पीड ऑफ साउंड जाते हैं ना, तो व्हेन दे क्रॉस द बैरियर, व्हेन दे गो बियॉन्ड मैक, वो जो बैरियर क्रॉस करते हैं तो सुपरसोनिक बूम आता है। वो आवाज सुनना, यानी मैं आपको नहीं बता सकता। These are things that you need to experience. Why I tell you a small experience about Kargil war के बारे में बात करूँ। I was again on Pakistan border, and there were trenches which were almost 9 feet underneath the ground. शापनल से बचने के लिए या भी बॉम्बिंग होता है तो वो कुछ व्यवस्थाएं होती हैं। बट आपको मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि जब पता था कि जंग हो रही है और इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे पल में आप जीने के बारे में नहीं सोचते, आप मरने के बारे में सोचते। ये बात बड़ी अजीब लगेगी, लेकिन उस वक्त हर कोई देश के लिए मरना चाहता है। वो आमतौर पर हर कोई डरता है मौत से, लेकिन वो एक पल होता है या वो एक ऐसा समय होता है, एक दूसरे के बारे में एक आप चाहते हैं, आपकी ऐसी कैमरेडरी बन जाती है, आप एक दूसरे के साथ इस तरह से घुल मिल कर रहते हैं कि आपके अंदर वो एक ऐसी फीलिंग है जिसे मैं नहीं बयां कर सकता। लेकिन मैं उस वक्त हर पल ये सोचता था, कुछ तो हो जाए ताकि मैं कुछ कर सकूं। और वो ऐसा लम्हा होता है, वो ऐसा पल होता है जब आप मरने से नहीं डरते। अगर आप चाहते कि काश आज इस बार सामना हो जाए, मैं अपने देश के लिए कुछ कर सकूं, ये एक्सपीरियंस आपको कहीं और कोई नहीं। That's very true. Or that is the reason why we say different meaning in life. Forces are different. वो कहते हैं ना, a soldier never dies till he's dead. Yes. A soldier never gives up till he's dead. आप जिंदगी में तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक आप हार नहीं जाएंगे। और soldier will never lose a battle unless he's dead. So, इस चर्चा के दौरान सचिन सर, मुझे ऐसा लगता है कि हम स्टूडेंट्स को जो कुछ भी बता रहे हैं वो सारी इंफॉर्मेशन वो अगर गूगल करते हैं तो उनको मिल सकती है, लेकिन जो भी अनुभव आपके हैं वो अनुभव इन स्टूडेंट्स को नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अनुभव, वो एक्सपीरियंसेस आप हमारे स्टूडेंट से शेयर करें। अनुभवों की बात कर रहे हैं, आपने पूछा, तो इन अनुभवों के साथ एक छोटा सा वाक्य शेयर कर देता हूं। मेरे बातचीत के दौरान मैंने कहा था कि जिंदगी की तरफ देखने का नजरिया बदल जाता है। अंग्रेजी में पढ़ा था, लुक्स कैन बी डिसीविंग। मैं 89-90 की बात बता रहा हूं आपको। हम सूरतगढ़ में थे। सूरतगढ़, जैसे कि मैंने कहा, पाकिस्तान के बाउंड्री के ऊपर एक छोटा सा बेस है और उम्र छोटी थी, 18, 19, 20 साल के होते हैं, जोश होता है। तो हम 9 किलोमीटर दूर साइकिल चला के सूरतगढ़ शहर में आते थे। हमारा एयरबेस 9 किलोमीटर दूर था। वहां पे एक चाय की दुकान थी, वहां पे आना है, 5 रुपए की चाय पीनी है, और संडे के दिन हल्ला मल्ला थोड़ा सा जो होता है, यंगस्टर जो करते हैं वो सब, इस तरह का माहौल। एक दिन हम हमारे फेवरेट चाय की दुकान पे बैठे थे। एक बंदा सामने आकर के बैठ गया, गंदा सा बंदा, राजस्थानी, वो जो मुन्ना सा, वो क्या कहते हैं, पगड़ी होती है उस तरह, गंदे से कपड़े, वो धोती पहने हुए, और एक इसी प्लास्टिक की बैग हाथ में डाल करके यहाँ बगल में रख के आया, बैठा। हमने, वो जो हमारा वेटर था, रतन नाम था उसका, हमने बोला, रतन चाय पिला, ओए भैया ला, हमारे चलता है। बोला, क्या कर रहा है तू? उस बंदे ने बोला, भाई वो आधा किलो बर्फी ले आना। रतन ने हमारा ऑर्डर छोड़ करके उसे फटाफट आधा किलो बर्फी ले, फिर बोला आधा किलो जलेबी ले आ। रतन ने उसको जलेबी खिलाई। अच्छा। फिर बोला भुजिया ले आ। रतन ने भुजिया लाई। इस दौरान रतन हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। फिर मैंने एक बार बोला, रतन चाय ला, ला रहा हूं साहब। फिर थोड़ी देर बाद बोला, 2 गिलास चाय ले आ।
और सबसे अंत में बोला अभी तू मटरी ले आ। दिमाग का दही होने लगा था, खोल गया था। साला ये गंदा सा दिखने वाला आदमी, क्या औकात होगी इसकी? औकात मैं जानबूझ के कर रहा हूँ क्योंकि उस वक्त विचार भी ऐसे थे। चिल्लर आदमी ये हमारे सामने आके बैठा हुआ है और ये बंदा जो हमें सर्व कर रहा है उसको सर्व किया जा रहा है, हमारी चाय नहीं करा, भूजा नहीं है। तो मैंने अपने दोस्तों को बोला साला क्या आदमी है यार, ये कहाँ से आ जाते हैं लोग। जो बिल देने की बारी आई तो यकीन मानिए उसके पास जो गंदा सा थैला था उसमें से उसने 100 के 3 बंडल निकाले। मेरी 1 साल की जितनी तनख्वाह नहीं थी उससे 10 गुना ज्यादा पैसा उस अकेले बंदे के पास था। 100 रुपए की एक नोट निकाली। वो ये सोच भी नहीं सकता था कि इस गंदे से थैले में इतने पैसे पड़े होंगे। चिल्लर वापस लिया और फिर वो चला गया। फिर रतन ने मुझे बोला साहब आप जानते नहीं हो, सूरतगढ़ में एक सेंट्रल स्टेट फार्म है, रशिया के साथ बनकर एक स्कीम वहां पर लागू हुई थी और उसमें 150 से 200 बीघा जमीन का वो मालिक है। जिसे आप कह रहे हो ना इसका हाँ, ये जो गंदा सा गंदी सी बैग में ये आदमी ऐसे ही पैसे लेके आता। जिसे आप कह रहे थे ना इसकी औकात क्या है, साहब आप ना बोलते तो ज्यादा अच्छा होता। मैं बता रहा हूँ अमर जी, I learned 2 things that day. One, humility, because that day I understood looks can be deceiving. और दूसरा, अगर आप इज्जत देना जानते हैं और इज्जत करते हैं तो लोग भी आपको इज्जत जरूर देंगे। You should never consider someone's ability by the way they appear, by the way they look to you. बड़ा मजेदार वाकया है, लेकिन अभी भी मुझसे मेरे साथ याद है। आज मैं जो बैंक में काम करता हूँ तो मेरे हर किसी कस्टमर को मैं उसी नजरिए से इसलिए देख पाता हूँ क्योंकि मुझे वो बूढ़ा बाबा याद है। Right. मेरे ख्याल से these are what is called as experiences, and that experiences makes you richer and mature. Absolutely. Great. आज हमने 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल पे डिफेंस सर्विसेज के अंदर में कौन कौन से करियर ऑप्शंस है इसके बारे में जानकारी हासिल की। सचिन सर ने बहुत इलैबोरेटिव और बहुत विस्तारपूर्वक हमको ये समझाया कि फोर्सेस में क्यों ज्वाइन करना चाहिए और उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। सो ग्रेट, इट वाज एन एक्सीलेंट डिस्कशन, इट वाज एन एक्सीलेंट इंटरेक्शन विद यू सचिन सर। Indeed. आई एम रियली वेरी मच थैंकफुल टू यू फॉर बीइंग अलोंग विद मी। The pleasure is all mine. या मैं अपने सारे यंगस्टर सारे दोस्तों से फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन्होंने इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी, ये तीनों सशस्त्र सेनाओं के लिए फोर्सेस के लिए जाने का भरकस प्रयास करना चाहिए। एंड ये एक बहुत महत्वपूर्ण करियर ऑप्शन हम सबके लिए अवेलेबल है। मुझे लगता है कि सिर्फ इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन या सिर्फ मेडिकल साइंस है, सिर्फ ये जो सिविलियन लाइफ है, ये सिविलियन लाइफ की तरफ न देखते हुए कुछ देश के लिए जज्बा हो, कुछ एडिशनल या डिफरेंट करने का जज्बा हो, तो इसकी तरफ भी एक नजर करनी चाहिए, देखना चाहिए। आज के लिए हम यही रुकते हैं। YouTube के अमर दामले के चैनल के ऊपर आप सब्सक्राइब कीजिए, लॉग इन कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मुझे लगता है कि हम आज यही के लिए यहाँ से रुकते हैं एंड फिर मिलते हैं